दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा हादसा हुआ था जिनमें कोई परमाणु बम नहीं गिरा, लेकिन फिर भी उसका असर कई देशों तक पहुंच गया। लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई और एक पूरा शहर आज तक खाली पड़ा है। आज मैं आपको उसी सच्ची घटना की कहानी बताने वाला हूँ, जिसे दुनिया चेरनोबिल डिजास्टर के नाम से जानती है। लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो में कोई मुश्किल साइंस नहीं होगा। मैं आपको सब कुछ इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि अगर आपने कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में नहीं पढ़ा है, तब भी आपको सब समझ आ जाएगा। तो चलिए समय को पीछे ले चलते हैं। 26 अप्रैल 1986 रात का समय लगभग 1:23 हो रहा था। यूक्रेन में स्थित चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। मशीनें चल रही थी, इंजीनियर अपने अपने कंट्रोल पैनल पर काम कर रहे थे और प्लांट हमेशा की तरह बिजली बना रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद इतना बड़ा हादसा होने वाला था कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब सबसे पहले एक बात समझते हैं, आखिर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए आपके घर में एक प्रेशर कुकर है। जब आप उसके नीचे गैस जलाते हैं तो पानी गर्म होता है, फिर भाप बनती है और वही भाप कुकर के अंदर दबाव बनाता है। अब बस यही बात याद रखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ गैस का चूल्हा नहीं होता, यहाँ गर्मी यूरेनियम नाम के ईंधन से पैदा होता है। यूरेनियम के बहुत छोटे छोटे परमाणु टूटते हैं और इनसे बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। चेरनोबिल में RBM के नाम का रिएक्टर इस्तेमाल किया गया था। इस रिएक्टर के अंदर सैकड़ों ईंधन चैनल थे जिनमें यूरेनियम रखा जाता था। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूरेनियम का एक आइसोटोप है। अब आइसोटोप किसी एलिमेंट का वो जुड़वा भाई है जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग। अब यहाँ पर सवाल आता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूरेनियम 235 का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, बाकी आइसोटोप के साथ ये भेदभाव क्यों। इसे आप इस तरीके से समझिए कि आप हथौड़े से सेम वजन के सेम आकार के दो अंडों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक बना है लोहे से और दूसरा मुर्गी का अंडा है। अब हथौड़े से लोहे वाला तो ना फूटने वाला, लेकिन मुर्गी का अंडा टूट जाएगा। अब 235 और 238 में भी यही फर्क है। जब एक न्यूट्रॉन 235 से टकराते हैं वो टूट जाएगा, लेकिन 238 इसी टकराव को झेल जाएगा और वो अब यूरेनियम 235 के साथ दूसरा एडवांटेज ये है कि वो इस तरीके की चेन रिएक्शन को सपोर्ट कर सकता है। मतलब एक बार स्टार्ट करो और फिर इसी रिएक्शन से निकलने वाली न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के बाकी बचे हुए एटम को भी आराम से तोड़ना शुरू कर देगा और एनर्जी बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर लगातार ये चेन रिएक्शन बढ़ती चली गई और तो अचानक से पैदा हुई ऊर्जा रिएक्टर को एक न्यूक्लियर बम की तरह उड़ा देगा। अब इसका इलाज है कंट्रोल रॉड। इनका काम है इन न्यूट्रॉन की संख्या को काबू में रखना। अब जितनी ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड घुसा दी जाएगी, वो इतनी ही ज्यादा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी सोख लेगा। और अगर वो आवारागर्दी करते हुए सारे न्यूट्रॉन को सोख ले तो रिएक्टर बंद हो जाएगा, यानी कंट्रोल रॉड का काम ही
रिएक्टर को काबू में रखना है ना और बंद करना। लेकिन जब यूरेनियम 235 अचानक से फटता है तो तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ न्यूट्रॉन जरूरी नहीं कि दूसरे यूरेनियम 235 के एटम से टकराए, इसलिए उसकी रफ्तार को धीमा करना पड़ेगा और ये काम करेगा मॉडरेटर। मॉडरेटर तेज रफ्तार में दौड़ते हुए न्यूट्रॉन की रफ्तार को धीमा करके चेन रिएक्शन की संभावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब आरबीएम के 1000 रिएक्टर को समझने के लिए ये 3 चीजें हमारे लिए काफी है। आरबीएम के 1000 रिएक्टर में रिएक्टर के अंदर हो रही न्यूक्लियर रिएक्शन को धीमा करने के लिए या पूरी तरह से बंद करने के लिए बोरॉन कार्बाइड की कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल किया गया था और रिएक्टर के अंदर रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए यानी ज़्यादा एनर्जी पैदा करने के लिए ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब अगर इसे खोरा गाड़ी से कंपेयर करें तो खोरा तो हो गया आपका न्यूक्लियर रिएक्टर और खोरे की लगाम हो गई कंट्रोल रॉड। जैसे लगाम खींचने पर खोरा रुक जाएगा, ठीक ऐसे ही रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड घुसाने से रिएक्टर बंद हो जाएगा और छाता मतलब पिटाई का वो साधन जिससे लगते ही खोरा बहुत तेजी से दौड़ेगा। जाहिर सी बात है जो पंप रिएक्टर के अंदर पानी घुमा रहे हैं उन्हीं के मदद से रिएक्टर के अंदर से हीट एनर्जी को निकालना चाहिए। वही पानी रिएक्टर को ठंडा रखने का काम करती थी। लेकिन आरबीएम के डिजाइन में कुछ ऐसी कमजोरियां थी जो बाद में विनाशकारी साबित हुई। परीक्षा के दौरान रिएक्टर का पावर बहुत नीचे गिर गया था। इंजीनियरों ने पावर बढ़ाने की कोशिश की, उसके लिए कई कंट्रोल रॉड बाहर निकाल दी गई। अब रिएक्टर अस्थिर स्थिति में पहुंच चुका था, लेकिन परीक्षा जारी रखा गया। रात के 1:23 पर अचानक रिएक्टर की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। उसी सेकंड में शक्ति सामान्य स्तर से कई अधिक हो गई। ऑपरेटर ने इमरजेंसी बटन दबाया। अंदर का रेडियो एक्टिव पदार्थ खुले वातावरण में फैल गया। रेडिएशन को आप ऐसे समझिए, अगर धुआं दिखाई देता है तो रेडिएशन दिखाई नहीं देता। इसे देखा, सूंघा या महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिक मात्रा में ये शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। ये कारण था कि लोगों को शुरू में समझ ही नहीं आया कि वे कितने बड़े खतरे में हैं। दुर्घटना के लगभग 36 घंटे बाद प्रियात शहर को खाली कराने का आदेश दिया गया। लोगों से कहा गया कि वे केवल जरूरी सामान लेकर आए। उन्हें लगा कि वे कुछ ही दिनों में वापस लौट आएंगे, लेकिन अधिकांश लोग फिर कभी अपने घर नहीं लौट सके। आज भी प्रियात एक वीरान शहर की तरह पड़ा है। हजारों फायर फाइटर कर्मियों, इंजीनियरों और बचाव कर्मियों ने आग बुझाने और रिएक्टर को सुरक्षित करने में हिस्सा लिया। इनमें से कईयों को अत्यधिक रेडिएशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कईयों की मौत हो गई। आज भी चेर्नोबिल का रिएक्टर नंबर 4 एक विशाल सुरक्षा संरचनाओं के भीतर रखा हुआ है।
यह हादसा हमें याद दिलाता है कि आधुनिक तकनीक भी तभी सुरक्षित है जब उसके साथ अनुशासन, सही निर्णय और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही साइंस से जुड़े रोचक जानकारी 3D एनिमेशन के हेल्प से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।